एपिसोड 753 से 755 स्पिरिट वर्ल्ड। हमें जल्दी करना होगा। नील ड्रैगन की आवाज गहरी थी, लेकिन उसमें एक बेचैन लहर थी। हमें मास्टर को जल्द से जल्द ड्रैगन एम्परर का शरीर देना होगा, तभी उनकी चेतना वापस आ सकेगी। सभी ड्रैगनों के दिल भारी हो गए। उन्हें पता था, आर्यन के लिए अभी सबसे जरूरी चीज शक्ति थी। उसे जल्दी होश में लाने के लिए शक्ति से बेहतर कोई विकल्प नहीं था, और उस पल इस समूचे अस्तित्व में ड्रैगन एम्परर के शरीर से बेहतर स्रोत कोई नहीं था। 60 लाख साल पहले ड्रैगन एम्परर ने अपने शरीर को अलग किया और उसे समुद्री ड्रैगन के साथ सील कर दिया। उसने अपनी सारी शक्ति और सारा सार अपने शरीर में छोड़ दिया था। सिवाय अपनी आत्मा के कुछ टुकड़ों को छोड़कर उसने कोई और शक्ति अपने साथ नहीं ली थी। कह सकते हैं कि ड्रैगन एम्परर का शरीर ड्रैगनों के लिए सबसे बेहतरीन शक्ति का स्रोत था। नील ड्रैगन ये बात अच्छे से जानता था। वो ड्रैगन एम्परर बना क्योंकि उसका शरीर बाकी ड्रैगनों से अलग था। वो ड्रैगन लोक में सबसे शक्तिशाली ड्रैगनों में से एक था। ये ड्रैगन एम्परर की शारीरिक शक्ति ही थी जो कुछ ड्रैगनों को ड्रैगन लोक से बचाकर निकाल लाई थी। उसका भौतिक शरीर दुनिया का सबसे शक्तिशाली शरीर माना जा सकता है। तो फिर देर किस बात की? समुद्री ड्रैगन ने गरजते हुए कहा, शुरू करते हैं। हाँ, क्रिम्सन ड्रैगन की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें दृढ़ता थी। मास्टर की सांसें कमजोर पड़ रही है। अगर हमने देरी की तो। उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकता था, आर्यन के बिना दुनिया कैसी होगी। आर्थो क्रिम्सन ड्रैगन आर्यन के समर्पित रक्षक अपने भीतर आत्मग्लानि से भरे थे। वे जानते थे उनकी सुरक्षा नाकाम रही थी, लेकिन अब वे एक नई शपथ ले चुके थे, चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो अपने मास्टर को फिर से कुछ नहीं होने देंगे। समुद्री ड्रैगन ने कहा, ठीक है, मैं ड्रैगन एम्परर के शरीर को बाहर निकालने वाला हूँ, तुम सब बाहर आओ। पर ध्यान रखना, जब ड्रैगन एम्परर का शरीर बाहर आएगा, उसकी शक्ति हिंसक होगी, उसके हर अंश में प्रतिकार छुपा होगा। बकवास बंद कर, नील ड्रैगन ने गरजते हुए कहा, जो भी आएगा हम उसका सामना करेंगे। अभी मास्टर को होश में लाना पहला धर्म है। शापित ड्रैगन बोला, समुद्री भाई, अब जल्दी करो। एक एक कर सारे ड्रैगन बाहर निकल आए। नील ड्रैगन सबसे पहले निकला। उसकी नीली लौ वाली देह आकाश में मंडराई, मानो कोई देवता मैदान में उतर रहा हो। फिर ब्लड ड्रैगन निकला। उसका पूरा शरीर गाढ़े लाल रंग में चमक रहा था, जैसे उसमें बहता खून खोल रहा हो। फिर शापित ड्रैगन, फिर पॉइजन ड्रैगन, फिर डॉग ड्रैगन और आर्थो क्रिम्सन ड्रैगन, सटीक क्रम, अनुशासन और आस्था के साथ। पूरा आकाश ड्रैगनों से भर गया। ये दृश्य ऐसा था मानो स्वर्ग का कोई प्राचीन युद्ध फिर से जाग उठा हो। क्रिम्सन ड्रैगन, समुद्री ड्रैगन ने आदेश दिया, तुम सब भाई मास्टर के मन और चेतना की रक्षा करोगे। किसी भी हाल में उनकी आत्मा को चोट नहीं आनी चाहिए। आर्थो क्रिम्सन ड्रैगन ने एक साथ जवाब दिया, समझ गए। तुरंत ही समुद्री ड्रैगन ने अपनी गर्दन झटककर जोरदार दहाड़ के साथ सील की ओर हमला किया। हवा में खौफनाक शक्तियों का तूफान उठने लगा। समुद्री ड्रैगन की भीषण और विस्फोटक शक्ति सील के केंद्र में इकट्ठी होने लगी। उसकी त्वचा के नीचे की हर मांसपेशी फूल उठी, सख्त हो गई। उसका सांस लेना आसपास के वातावरण को हिला रहा था। आ रहा है, समुद्री ड्रैगन ने दहाड़ते हुए चेतावनी दी। और फिर एक इंद्रधनुषी रंग का विशाल ड्रैगन शरीर सील से बाहर निकला। उसकी त्वचा पर प्राचीन दिव्य चिन्ह चमक रहे थे, जैसे ब्रह्मांड स्वयं उसे वरदान दे रहा हो, और उसकी उपस्थिति से पूरी जगह दहशत में कांप उठी। ड्रैगन एम्परर का शरीर महज एक अवशेष नहीं था, वो स्वयं शक्ति का जीवित अवतार था। उसकी उपस्थिति से सभी ड्रैगन घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। उनकी सांसें अस्तव्यस्त हो गईं, दिल मानो भींच लिए गए हों। ये थी ड्रैगन एम्परर की वास्तविक महिमा। 60 लाख साल बीत गए थे, पर उसकी शक्ति समय को भी चुनौती दे रही थी। वो अब भी शाश्वत था। समुद्री ड्रैगन ने कहा, तुम सब किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी शुरू करो। वो हिल भी नहीं सकता था। उसकी पूरी ताकत ड्रैगन एम्परर के शरीर को पकड़ने में लगी थी। अगर वो जरा भी ढीला पड़ा तो ड्रैगन एम्परर का जंगली शरीर हमेशा के लिए उसकी आत्मा को नष्ट कर देता। नील ड्रैगन हवा में पलटा और दहाड़ा, आओ। अगले ही पल वो बिजली की तरह लपका और ड्रैगन एम्परर के शरीर से शक्तियों का एक टुकड़ा नोच लिया। जैसे ही उसने शक्ति का अंश छीना, नील ड्रैगन का पूरा शरीर कांप उठा। एक अकल्पनीय ताकत, जैसे हजारों ज्वालामुखी एक साथ फट रहे हो, उसकी नस नस में घुसने लगी। उसकी हड्डियां चिरमराई, खाल फटने लगी, खून उबलने लगा। दर्द असहनीय था, मानो वो अभी फट जाएगा। लेकिन नील ड्रैगन ने दांत भींचे, वो लड़खड़ाया नहीं। वो उस भयंकर शक्ति के खिलाफ टिक गया। फिर वो मुड़ा और आर्यन के शरीर में समा गया। उसी पल एक प्रचंड गर्जना के साथ ड्रैगन एम्परर की शक्ति आर्यन के शरीर में भरने लगी, एक सुनामी की तरह, सब कुछ बहा ले जाने को बेताब। आर्यन की चेतना के भीतर अब तक चुपचाप पड़ा ड्रैगन सिर अचानक जोर से कांप उठा। फिर उसकी सनक भरी अहंकारी हंसी गूंज उठी, मेरी शक्ति, हाँ हाँ, ये मेरी शक्ति है। लड़के, तू भी मेरा है, तू मेरा पुनर्जन्म है, तू बस मेरा प्यादा है, एकदम सही प्यादा, हाँ हाँ हाँ। वो और भी ज्यादा उन्मादी हो गया। हाँ, किसने सोचा था
मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुझ जैसे रक्तवीर ने समुद्री ड्रैगन को हरा दिया। ड्रैगन लोक से भागने के बाद उसने कभी मुझसे हार नहीं मानी, ना मुझे कभी मास्टर माना, ना मेरे सामने घुटने टेके। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो तेरा इतना सम्मान करेगा। लड़के, मुझे मानना पड़ेगा कि तू सचमुच अलग है। ड्रैगन सिर पूरी तरह से जीवंत हो उठा था। उसमें घमंड, अभिमान, भूख और सत्ता की चाह बेतहाशा बह रही थी। वो खुद को फिर से सम्राट मान रहा था। ड्रैगन सिर एक चेतना था और नियंत्रण का जिम्मेदार था। ड्रैगन शरीर एक शरीर था और रक्षा का जिम्मेदार था। ड्रैगन पूंछ एक सहारा थी और साधना तकनीकों की जिम्मेदार थी। ड्रैगन पंजा खतरनाक हमलों का जिम्मेदार था। ड्रैगन एम्परर का शरीर 4 हिस्सों में बटा था और हर हिस्से की ताकत अलग थी। ड्रैगन शरीर सबसे बड़ा था और वो ड्रैगन एम्परर का शरीर भी था। इसमें अंतहीन रक्षा शक्ति थी। जब ड्रैगन सिर ने ड्रैगन शरीर की ताकत महसूस की तो उसका उत्साह उबल पड़ा। लेकिन भले ही आर्यन का शरीर बेहोश था, पर उसकी आत्मा, उसकी चेतना कांच की तरह साफ थी। और जैसे ही ड्रैगन शरीर की शक्ति उसके भीतर समाई, वह और भी ज्यादा स्वच्छ और भी अधिक तीखी हो गई। वो सब कुछ सुन रहा था, हर शब्द, हर घमंड भरी हंसी। आर्यन की भौहें भीतर से तिरछी हो गईं। एक ख्याल के साथ उसकी चेतना के भीतर एक चप्पल पकड़े हुए हाथ ने जोर से ड्रैगन सिर की खोपड़ी पर वार किया। चप्पल के पड़ते ही ड्रैगन सिर हिल गया, जैसे कोई बड़ा बच्चे को मार रहा हो, और वो भी चप्पल से। औकात से बाहर हो गया तू। आर्यन की तेज आवाज गरजी। मेरे शरीर में घुस के तू खुद को सम्राट समझ रहा है? मेरा प्यादा, मेरा पुनर्जन्म, सपने देख रहा है क्या? हर शब्द के साथ चप्पल दुगनी ताकत से ड्रैगन सिर की खोपड़ी पर पड़ती रही। मुझे प्यादा कह रहा है, सपनों में रहना छोड़ दे। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जानता भी है कि तू किसके शरीर में बैठा है। सुन ले अच्छे से, मेरा नाम आर्यन सिंह है, ना मैं तेरा प्यादा हूं, ना ही पुनर्जन्म। अगर दोबारा तेरा घमंड फूटा ना, तो अगली बार चप्पल से नहीं, सीधा तेरी खोपड़ी चूर कर दूंगा। आर्यन ने बहुत पागलपन भरे अंदाज में कहा, जैसे कोई गुस्सैल बाप शरारती बच्चे को डांट रहा हो। शांत हो जा, अगर नहीं हुआ तो मार डालूंगा। लगातार कुछ चप्पलों के बाद ड्रैगन सिर का सारा घमंड गायब हो गया। जैसा आर्यन ने कहा, ये आर्यन का शरीर था, ये उसकी जगह थी, यहाँ वो राज करता था। और वो तो सिर्फ ड्रैगन एम्परर की आत्मा का एक छोटा सा टुकड़ा था। अगर आर्यन ने इसे सचमुच कुचल दिया तो कुछ भी नहीं बचेगा। वैसे अगर अभी ड्रैगन सिर की उत्साहित आवाज नहीं आई होती तो आर्यन को नहीं पता होता कि वो जिंदा भी या नहीं। आर्यन का दिल सख्त हो गया और उसने सोचा, क्या ये सिर मेरे लिए कोई खतरा बन सकता है? कहीं ऐसा ना हो कि आखिर में सब कुछ उसका हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो मेरा तो अस्तित्व ही मिट्टी में मिल जाएगा। यही डर था जो आर्यन के दिल के सबसे गहरे कोने में पल रहा था। अभी तो वो ड्रैगन सिर को बलपूर्वक दबा रहा था, लेकिन वो जानता था कि यह हमेशा के लिए नहीं हो सकता। ड्रैगन एम्परर की चेतना अब भी ड्रैगन सिर के भीतर बाकी थी, एक जहरीले बीज की तरह जो अभी तो निष्क्रिय था पर कभी भी फूट सकता था। अगर आर्यन उसे पूरी तरह से खत्म कर सकता तो वह एक पल भी इंतजार नहीं करता, लेकिन सच ये था, वो अब भी उतना शक्तिशाली नहीं था। ड्रैगन एम्परर की वापसी की योजना का कदम वास्तव में बेहद खतरनाक था, और अगर सच कहें तो आर्यन इस कदम से डरता था। जितना अधिक वो ड्रैगन एम्परर की शक्ति से जुड़ता जा रहा था, उतना ही उसे साफ एहसास हो रहा था कि यह शक्ति अगर बेकाबू हुई तो वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगी। लेकिन इस बीच आर्यन के कुछ थप्पड़ों के बाद ड्रैगन सिर तुरंत शांत हो गया, और वो भी आर्यन से डर गया था। आर्यन ने यह तुरंत महसूस कर लिया, अगर वो डर रहा था तो उसकी जरूर कोई कमजोरी थी, और अगर वो उस कमजोरी को पकड़ लेता तो वो उस सिर को खत्म कर सकता था। आर्यन ने चेतना में गरजते हुए चिल्लाया, क्या तू नहीं चाहता कि विनाश से लड़कर ड्रैगनों को उनके असली स्वर्गीय गौरव तक ले जाऊं? ड्रैगनों की सुप्रीम महिमा फिर से बहाल करूं? अगर तू वाकई यह चाहता है तो मैं तुझे इसे हासिल करने में मदद कर सकता हूं। नील ड्रैगन और बाकी उसके साथी थे, उसके भाइयों की तरह थे। वो उन्हें बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। आर्यन ने आगे कहा, लेकिन अगर तू मेरे लिए मुसीबत खड़ी करेगा तो मैं तुझे खाक कर दूंगा और तुझे हमेशा के लिए तबाह कर दूंगा। तुझे मेरा गुस्सा अच्छे से पता है। अगर तू राजी नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। ड्रैगन सिर की आभा धीरे धीरे शांत हो गई और फिर पूरी तरह गायब हो गई। आर्यन ने गहरी सांस ली, मुट्ठी कसते हुए सोचा, ड्रैगनों को सील करने वाला और 60 लाख साल तक सारी उम्मीदों को बचाए रखने वाला ऐसा एक जीव इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। कमबख्त, मैंने अपने शरीर में सचमुच एक भयंकर जहरीला कीड़ा पाल लिया है। आर्यन थोड़ा परेशान था, पर वो डरता नहीं था। ड्रैगन एम्परर की तो बात छोड़ो, अगर कोई देवता भी उसके शरीर और आत्मा पर कब्जा करना चाहेगा तो वो उसे इजाजत नहीं देगा, क्योंकि ये उसकी किस्मत थी। उसकी किस्मत उसकी थी, ना किसी स्वर्ग की और ना ही किसी ड्रैगन की। 8 क्रिम्सन ड्रैगनों की भवें ढीली पड़ गईं। उन्होंने भी महसूस किया था कि आर्यन के शरीर से अचानक एक तगड़ी आभा फटी थी। उस आभा का गायब होना उनके लिए राहत की बात थी। जल्दी करो, समुद्री ड्रैगन ने जल्दबाजी की, वो अब और नहीं झेल सकता था।
बाकी ड्रैगनों की तुलना में उसे जो प्रतिकार झेलना पड़ रहा था वो कहीं ज्यादा भारी था। उसका शरीर लगातार कमजोर पड़ रहा था और वो दांत पीसकर दर्द भरे चेहरे के साथ बड़बड़ा रहा था, बस थोड़ा और, बस थोड़ा सा और। ड्रैगन एम्परर के शरीर के सील से बाहर आते ही ड्रैगन साम्राज्य के जीवों को दबाने वाली सील शक्ति पूरी तरह बिखर गई थी। लाखों साल से सोए पड़े दरिंदे, जो अब जीवित से ज्यादा अभिशप्त हो चुके थे, एक एक करके खूनी आंखों के साथ जागने लगे। तभी एक दिल दहला देने वाली दहाड़ ने सारा माहौल चीर दिया। दरारों से फटी जमीन को फाड़ते हुए एक विशालकाय काला तेंदुआ बाहर निकला। उसके माथे के बीच में एक नुकीला चमकता हुआ सींग था और उसकी घुमावदार पूंछ जहरीले कांटों से अंटी हुई थी, जो हवा में झंझना रहे थे। वो सीधा छलांग मारते हुए एसफीरा के सामने उतरा। धूल और पत्थर की बौछार के बीच एसफीरा स्थिर खड़ी रही। उसकी नजरें उस गहरी दरार पर थी जहां आर्यन गायब हुआ था। उसके नाजुक लेकिन निश्चल चेहरे पर एक कठोरता उभर आई। बिना वक्त गंवाए एसफीरा ने अपना दायां हाथ उठाया। चंद्र तलवार एक हल्की सिहरन के साथ उसके हाथ में प्रकट हुई। उसके शरीर की आभा गूंज उठी और अगले ही पल गुलशीता परी की छवि हवा में उभरी। गुलशीता परी का लहराता अस्तित्व सामने काले तेंदुए की खौफनाक आभा से टकराया। हवा में एक अनदेखी भड़बड़ाहट गूंज उठी, जैसे दो आकाशीय महाशक्तियां भिड़ रही हों। रीवा की आंखें हैरानी से सिकुड़ गई। एस्फिरा दीदी की ब्लडलाइन तो गजब की है और उनकी ये शक्ति कितनी डरावनी है। मुझे वापस जाकर अपनी ब्लडलाइन की शक्ति को अच्छे से साधना होगा। रीवा ने चुपके से मन में ठान लिया, क्योंकि वो भी थोड़ा और शक्तिशाली बनना चाहती थी। एस्फिरा की आभा और विकराल होती चली गई। हवा उसके चारों ओर कांपने लगी और उसकी चंद्र तलवार की धार इतनी तेज हो गई कि उसके आसपास की हवा सीटी मारने लगी। तभी काला तेंदुआ भी दहाड़ता हुआ आगे झपटा। उसने अपने शरीर को घुमाया और अपने माथे के नुकीले सींग से एस्फिरा की चंद्र तलवार का सामना किया। भयंकर टकराव के साथ तेज चिंगारियां उड़ी, हवा गूंज उठी और शक्तियों की लहरों ने कोहराम सा मचा दिया। एस्फिरा और काला तेंदुआ एक पल के लिए टिके रहे, दोनों अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे को दबा रहे थे। ये दृश्य साफ दिखा रहा था कि मुकाबला आसान नहीं था। हालांकि एस्फिरा साधारण मूलवीर योद्धाओं से कहीं ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन इस तेंदुए की ताकत इतनी विकराल थी कि वो भी बस बराबरी पर लड़ पा रही थी। ये कोई साधारण दरिंदा नहीं था। ये त्रागन साम्राज्य की उस बीती त्रासदी का नमूना था, जो उन पर लाखों वर्ष पहले कहर बनकर टूटी थी। दरअसल उस समय दैविक योद्धाओं ने ड्रैगनों पर धावा बोला था। वो हमला न केवल मारक था, बल्कि उनकी शक्तियां इतनी भयानक थी कि त्रागन साम्राज्य के वासी या तो मारे गए या फिर दिमागी संतुलन खोकर भयानक दरिंदों में बदल गए थे। इसीलिए ड्रैगन एम्परर ने उन सबको सील किया था और अपना शरीर भी यहां दफन कर समुद्री ड्रैगन को इसकी रखवाली करने को कहा था। रीवा के रंगीन पंख फड़फड़ाए और वो हवा में तैरती हुई बोली, दीदी, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। लेकिन उसी समय जंगल के भीतर से एक और विशाल काला तेंदुआ उछला और वो दहाड़ते हुए रीवा के सामने आ गया। फिर देखते ही देखते जंगल में सैकड़ों काले तेंदुए उभरने लगे। उनकी खूनी लाल आंखें जंगल के अंधेरे में क्रूरता से चमक रही थीं। हर झाड़ी, हर दरार से भूखे शिकारी की तरह वो निकलते चले आ रहे थे। एस्फिरा और रीवा अब चारों ओर से घिर चुकी थी। दूर त्रागन शहर से जमीन फटने की आवाज आई। कुछ और भयानक प्राणी जाग रहे थे। वो जो कभी इंसान थे, पर अब ना तो जीव थे और ना ही पूरी तरह मृत। वो दरिंदे बन चुके थे, जिनके शरीरों में दैविक योद्धाओं की शक्तियां बह रही थी। त्रागन महाद्वीप के आसमान के रंग ने भी एक हल्का सा सुर्खपन पकड़ लिया था। हा हा हा, ड्रैगन एम्परर, मैं सारे ड्रैगनों को मार दूंगा। हा हा हा। त्रागन किंग की आवाज गूंजी। उसकी शक्ति तेजी से वापस आ रही थी और वो पागलपन से जाग रहा था। उसी समय जमीन के नीचे, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। समुद्री ड्रैगन का शरीर कमजोर पड़ता जा रहा था और अभी तक ड्रैगन एम्परर के शरीर को पूरा अवशोषित नहीं किया गया था। 8 क्रिम्सन ड्रैगन में से 4 ने भी मदद के लिए शक्ति को निगलना शुरू कर दिया। बधाई हो आर्यन, तुमने ड्रैगन शरीर की शक्ति को अवशोषित किया है। बधाई हो आर्यन, तुमने ड्रैगन शरीर की शक्ति को अवशोषित किया है। बधाई हो आर्यन, तुमने ड्रैगन शरीर की शक्ति को अवशोषित किया है। आर्यन के दिल में बहुत घबराहट थी, क्योंकि वो महसूस कर सकता था कि जमीन पर एस्फिरा और रीवा खतरे में थी, और वो अपने दिल में बोला, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। इस दौरान जैसे जैसे उसके भीतर ड्रैगन शरीर की शक्ति समा रही थी, ड्रैगन एम्परर की टूटी फूटी यादें एक प्रचंड लहर की तरह उसके दिमाग में उभर रही थी। भयानक आकाशीय सेना, देवलोक की अजेय ताकतें, ड्रैगनों की चीखें, सामूहिक विनाश, आग, बिजली, पागलपन। आर्यन का दिल डर से कांप उठा। उसकी आंखों में उन दृश्यों का प्रतिबिंब था। क्या वो देवलोक की शक्ति है? क्या विपदा ऐसी थी, बहुत खौफनाक? वो एक अडिग विपदा थी, एक ऐसी विपदा जिसे उल्टा नहीं किया जा सकता था, ना ही उसका मुकाबला किया जा सकता था। उसने अपने भीतर भारीपन महसूस किया, जैसे उसके कंधों पर अब एक पूरी जाति की उम्मीदों का बोझ आ गया हो। समुद्री ड्रैगन कमजोर पड़ता जा रहा था। नील ड्रैगन और बाकी अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे।
आर्यन के कानों में सिस्टम की आवाज तेजी से बज रही थी। उसकी चेतना के समुद्र में ड्रैगन सिर के नीचे मांस धीरे धीरे इकट्ठा होने लगा, जो ड्रैगन शरीर बना रहा था। जमीन के ऊपर दो जोरदार धमाकों के साथ दो धुंधली परछाइयां हवा में उछली और फिर जमीन पर आ गिरी। गहरी सांसों के बीच एसफीरा और रीवा दर्द को सहन करती हुई उठी। एसफीरा की जांघ से खून रिस रहा था और रीवा के बाएं कंधे में भी एक रक्तम छेद खुला पड़ा था, जिससे लगातार खून बह रहा था। रीवा ने कांपती आवाज में कहा, एसफीरा दीदी, मुझे उनकी कोई भी कमजोरी नहीं दिख रही, ये पूरी तरह अजेय है। उन्होंने हर मुमकिन तरीका आजमा लिया था, धारदार वार, ताकतवर हमले, चतुर चालें, पर इन काले तेंदुओं जैसे दरिंदों की त्वचा पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। बल्कि जितना ज्यादा वे हमले झेलते, उतनी ही उनकी आंखों की लपटें और भी प्रचंड हो उठती, जैसे अब तक उनका असली भयावह रूप पूरी तरह जागा ही नहीं था। एसफीरा का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि काले तेंदुए धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे और आर्यन द्वारा दिया गया समय खत्म हो चुका था। उसने रीवा की ओर देखा और कहा, रीवा, मेरे पीछे आ जाओ। रीवा को जैसे एसफीरा के दिल की बात समझ आ गई। उसने पूछा, दीदी, तुम क्या करने वाली हो? एसफीरा ने कहा, 1 घंटा बीत चुका है। आर्यन ने जो समय दिया था वो कब का खत्म हो चुका है। मुझे डर है कि वो आगे नहीं बोली, क्योंकि कालकुंड क्षेत्र के खतरों के बारे में सोचकर एसफीरा को एक बुरा अंदेशा हुआ। शायद आर्यन कभी वापस ना आए। अगर ऐसा था तो उसे रीवा को सुरक्षित बाहर भेजना था। उसे अपनी कोई परवाह नहीं थी, उसके लिए मौत एक तरह की राहत थी। लेकिन रीवा अलग थी, उसके भीतर अग्निपंख ब्लड लाइन थी। वो आज्ञाकारी और प्यारी थी। एसफीरा को भी ये छोटी लड़की दिल से पसंद थी, भले ही वो रीवा से सिर्फ कुछ साल बड़ी थी। और वो लड़की थी जिसे आर्यन ने अपनी छोटी बहन कहकर उसकी जिम्मेदारी उसे सौंपी थी, तो वो हर हाल में अपनी जिम्मेदारी को निभाएगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान देनी पड़े। एसफीरा ने दूर आसमान से गिरते पानी की ओर इशारा किया और कहा, रीवा, वो ऊंचा झरना देख रही हो? वो शायद निकास है। मैं तुम्हारे लिए रास्ता खोलूंगी। तुम्हारी प्राचीन अग्निपंख ब्लड लाइन की शक्ति साथ तुम जरूर वहां तक उड़ सकती हो। एसफीरा के इस फैसले पर रीवा हैरान रह गई और बोली, लेकिन दीदी, बड़े भाई? एसफीरा ने कहा, आर्यन शायद बाहर नहीं आ पाएगा और उसने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। रीवा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिर हिलाया और कहा, दीदी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो नहीं मानना चाहती थी कि आर्यन मर गया है। वो ये भी नहीं चाहती थी कि एसफीरा अकेली पीछे रह जाए। एसफीरा चिल्लाई, रीवा, हम में से एक को तो निकलना ही होगा। तुम्हारे पास अग्निपंख ब्लड लाइन है, सिर्फ तुम ही उस ऊंचाई तक उड़ सकती हो। हम ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे, समझी? तुझे इस जगह से जिंदा निकलना होगा। उसके शब्द बिजली जैसे गूंजे और उसके शरीर से एक छाया बाहर निकली, गुलशीता परी की छाया। वो सीधे आगे बढ़ी और काले तेंदुओं की भीड़ को रोकने लगी। एसफीरा ने एक हाथ से रीवा को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें खूनी भावना से भरी थी और वो पीछे के तेंदुओं को अपनी चंद्र तलवार से चीरती हुई सीधे उस झरने की ओर बढ़ी जहां निकास था। आर्यन वो पहला इंसान था जिसने उसे हंसाया था। वो पहला इंसान जिसने उसे बिना किसी शर्त के अपनाया था, उसकी रक्षा की थी। उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि आर्यन उसे पसंद करेगा, और उसने कभी सपने भी नहीं देखे थे, क्योंकि उसके जैसे किसी के लिए प्यार कोई पाने लायक चीज नहीं थी। उसके पास पूरी तरह से आजादी तक नहीं थी, तो वो प्यार की उम्मीद कैसे कर सकती थी? जब उसने अनंतगिरी कस्बे में आर्यन के साथ रीवा को देखा था, उसे बहुत जलन हुई थी। उसे रीवा की आजादी से जलन थी, उसे रीवा के आर्यन के साथ हंसने, उसके साथ रहने से जलन थी, और उसे आर्यन के लिए रोने की उसकी आजादी से जलन थी। एसफीरा के लिए ये सब सपनों की तरह था, सपने जो उसके जन्म लेते ही कुचल दिए गए थे। उसकी दुनिया में सिर्फ खून था, सिर्फ आदेश थे, सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद थी। वो शून्य भूमि की एक भटकी आत्मा थी, एक चलता फिरता अस्त्र, एक मोहरा जिसकी डोरियां किसी और के हाथों में थीं। प्यार, आजादी, ये सब शब्द उसकी दुनिया में किसी परीक्षा की तरह थे, खूबसूरत मगर झूठे। उसके लिए मौत शायद एक किस्म की मुक्ति थी, कम से कम तब तो वो इस बोझिल दुनिया से आजादी पा सकती थी। रीवा को सुरक्षित बाहर भेजने के बाद वो सुकून से यहाँ मर सकती थी। अपने पसंदीदा इंसान के साथ मरना, ये शायद उसके लिए सबसे खुशी की बात थी। रीवा एसफीरा के पीछे थी, मगर उसके दिल में हलचल मची हुई थी, क्योंकि एसफीरा सिर्फ उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही थी। जमीन के नीचे और तेज और तेज और तेज, आर्यन अपने दिल में बार बार बड़बड़ा रहा था। सारे ड्रैगन भी बिजली की गति से अपना काम कर रहे थे। वो तेजी से ड्रैगन एम्परर के शरीर से शक्ति सोखते और आर्यन के शरीर में छोड़ देते। आर्यन की चेतना के सागर में ड्रैगन शरीर धीरे धीरे पूरा होता जा रहा था। उसकी त्वचा पर रंग बिरंगे ड्रैगन स्केल भी उभर आए थे। हर थोड़ी देर में आर्यन अपने शरीर में अंतर महसूस कर सकता था। वो महसूस कर सकता था कि उसकी शक्ति बढ़ रही थी, उसके शरीर की रक्षा और तगड़ी होती जा रही थी। ये शक्ति ड्रैगन सिर के साथ जुड़ने की शक्ति से पूरी तरह अलग थी।
इस बदलाव को महसूस करते हुए आर्यन ने अपने मन में सोचा, मेरे शरीर के और मजबूत होने से मुझे फिर कभी फलक हथेली और अग्नि फोकार जैसे हमलों का प्रतिकार नहीं सहना पड़ेगा और बेहोशी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जैसे जैसे उसका शरीर मजबूत होगा उसकी सहनशक्ति बढ़ेगी और उसे अपने ही शक्तिशाली हमलों के कारण होने वाली बेहोशी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस थोड़ा और, बस थोड़ा और, आर्यन ने घबराते हुए कहा। ए सफीरा, रीवा, बस थोड़ी देर और, मैं आ रहा हूं। इस बीच जमीन के ऊपर ए सफीरा अब बादलों के पार बहते झरने के किनारे एक खुला मुहाना देख सकती थी, लेकिन अब उसका शरीर जवाब दे रहा था। वो पूरा लहूलुहान थी और गुलशीता परी की छाया भी फीकी पड़ चुकी थी। उसके शरीर की ऊर्जा सूखने लगी थी। बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। एसफीरा ने पीछे रो रही रीवा को देखा और हल्की हंसी के साथ बोली, रीवा मत रो, यहां मरना मेरी एसफीरा की जिंदगी की सबसे खुशी की बात है। आर्यन के साथ एक ही जगह मरना मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। उस पल जो भावनाएं एसफीरा ने अपने दिल के सबसे गहरे कोने में छिपा रखी थी वो फूट पड़ी। रीवा सिसक रही थी, दीदी मैं नहीं जाना चाहती, अगर मरना है तो मैं तुम्हारे साथ मरोगी। इधर अंधकार जैसे काले तेंदुए हर दिशा से आते जा रहे थे। उनकी गुर्राहटें झरने के शोर में भी गूंजती हुई सुनाई दे रही थी और उनके हमले और खतरनाक होते जा रहे थे। बेहद करीब दिखने वाला झरना भी एस्फीरा को ऐसा लग रहा था जैसे वो लाखों मील दूर हो, लेकिन चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो वो टिकी रहेगी और यहां से रीवा को निकाल देगी। आह, एक असहनीय दर्द के साथ उसने दहाड़ लगाए, अपने भीतर से बची खुची ताकत समेटी और रीवा की बात अनसुनी करते हुए पुकारते हुए बोली, आओ आओ, जितने भी दरिंदों हो आ जाओ, मैं पीछे हटने वाली नहीं। आर्यन, तुझे पता है। और फिर उसका स्वर कोमल हो गया, जैसे कोई प्रेमिका अपने सबसे गहरे राज को बता रही हो। जिस दिन तुझे पहली बार शिवगिरी वासिका में देखा था उसी दिन तुझसे प्यार कर बैठी थी। उसके घायल चेहरे पर एक मुस्कान उभरी, जब से मैंने तेरा पीछा करना शुरू किया था, चुपके से छुपते छुपाते जैसे कोई छोटी सी डरपोक बच्ची, मैंने तुझे कभी पता नहीं चलने दिया, मैंने तुझे कभी नहीं बताया। ही वो हंसी, एक हंसी जिसमें खुशी और दर्द दोनों घुल गए थे। तुझे तो ये भी नहीं पता, माँ ने कहा था कि जिस पहले मर्द को मैं अपना नकाब हटाकर देखूंगी वही मेरा सच्चा प्यार होगा। आर्यन, मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी ही तेरे पास आऊंगी। इस दौरान जमीन के नीचे एक सेकंड भी एक साल जितना लंबा था। आर्यन इतना घबरा रहा था कि गुस्सा हो गया। अचानक सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो आर्यन, सफलतापूर्वक ड्रैगन एम्परर के शरीर के साथ जुड़ने के लिए तुम्हें 100 EXP पॉइंट्स, 100 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 100 शॉप पॉइंट्स मिले हैं। और उसी पल आर्यन ने अपनी चेतना के सागर में एक जोरदार धमाका सुना। ड्रैगन सिर और ड्रैगन शरीर पूरी तरह जुड़ गए और एक हो गए। और ठीक उसी समय आर्यन की आंखें अचानक खुल गईं और वो अपनी बेहोशी से जाग गया। वो चिल्लाया, तुम लोग ड्रैगन शरीर की बची हुई शक्ति आपस में बांट लो। बस इतना कहकर उसने ड्रैगन लांस पकड़ा, जो उसकी केवल सोच भर से उसके हाथ में आ गया, और आर्यन ने उसे इतनी तेजी से सामने की ओर घुमाया कि उसकी शक्ति ने सीधे जमीन को दो हिस्सों में फाड़ दिया। वो तुरंत बिजली की गति से उस दरार से बाहर निकला और एक जोरदार दहाड़ मारी, जो भी मेरी लड़की को छुएगा वो मरेगा। उसी वक्त एक काला तेंदुआ उसकी ओर कूदा। उसकी आभा सीधे आर्यन के दिमाग को कुचलने लगी। ये बहुत खतरनाक था और सबसे खतरनाक तो उसके शरीर की शक्ति थी, जो बेहद अजीब थी। आर्यन ने पहले कभी भी इस तरह की शक्ति को महसूस नहीं किया था, पर अभी उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। उसके शरीर की आग भड़क उठी और उसने ड्रैगन लांस से वार करते हुए कहा, दफा हो मेरे सामने से। लांस बिजली की रेखा की तरह आगे बढ़ा और तेंदुए के सिर के सख्त नुकीले सींग से उसकी नोक टकराए। स्पर्श होते ही एक तेज झनकार गूंजी, लेकिन आर्यन ने कदम पीछे लेने के बजाय आगे बढ़ाया और अपनी पूरी ताकत से लांस पर जोर लगाया। अगले ही पल काले तेंदुए का सींग बुरी तरह चटक कर टूट गया, जैसे कोई सूखी लकड़ी फटती हो। आर्यन चिल्लाया, अब मर, और फिर ड्रैगन लांस की नोक पूरी क्रूरता से काले तेंदुए के सिर में धंस गई। तेंदुए का शरीर तड़पा, जमीन कांपी और फिर सब कुछ शांत हो गया। बधाई हो आर्यन, एक राक्षसी काले तेंदुए को मारने पर तुम्हें 30,000 EXP पॉइंट्स, 0 अमर ऊर्जा पॉइंट और 1 अमर मूल्य मिला है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें राक्षसी क्रिस्टल मिला है। क्या तुम इसे अवशोषित करना चाहते हो? आर्यन की भवें सिकुड़ गईं। राक्षसी तेंदुआ, राक्षसी क्रिस्टल, ये क्या है? जब पूर्वज रुद्रदेव ने आर्यन की बात सुनी तो वो तुरंत उत्साहित हो गए और उन्होंने स्पेस रिंग में झांका। ये तो एक कमाल की चीज है, मुझे इस क्रिस्टल की बहुत जरूरत थी। हा 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 लड़के, इस क्रिस्टल की ऊर्जा तो स्नो क्रिस्टल की ऊर्जा से भी ज्यादा जबरदस्त है, इसकी ऊर्जा बहुत घनी है। पूर्वज रुद्रदेव बहुत उत्साहित थे और लार टपकाते हुए बोले, अगर तुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसे निगल लेता हूँ, ये तो जबरदस्त खजाना है। आर्यन ने कहा, स्नो क्रिस्टल से भी ज्यादा जबरदस्त? आर्यन ने फौरन सिस्टम के जरिए इसकी जांच की। वस्तु, राक्षसी क्रिस्टल। स्तर, विवरण, इसमें राक्षसी शक्ति है, जो इसके साथ जुड़ेगा उसे राक्षसी शक्ति मिलेगी।
इसका इस्तेमाल पिल बनाने, अस्त्र बनाने, फॉर्मेशंस बनाने और लड़ाई में किया जा सकता है। विवरण 2। ये क्रिस्टल एक बार इस्तेमाल होने वाला है और 3 मिनट तक चलता है। कितना तगड़ा था। सिस्टम ने इसका विस्तार से वर्णन तक नहीं किया, लेकिन आर्यन अपने दिल में बड़बड़ा रहा था। इसका इस्तेमाल पिल बनाने और अस्त्र बनाने में हो सकता है। क्या ये क्रिस्टल इम्मोर्टल क्रिस्टल जैसा है? पूर्वज रुद्रदेव ने तिरस्कार से कहा, इम्मोर्टल क्रिस्टल इससे 10,000 गुना कमजोर है। ये राक्षसी क्रिस्टल उससे 1,00,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। आर्यन का दिल कांप उठा और उसने कहा, पूर्वज, जब तुमने ऐसा कह ही दिया। पूर्वज रुद्रदेव उत्साह से बोले, तो क्या मैं इसे निगल सकता हूं? बिल्कुल नहीं। आर्यन ने तुरंत मना कर दिया। इतनी अच्छी चीज को मैं अपने पास ही रखूंगा। इस तरह का राक्षसी क्रिस्टल निश्चित रूप से उसके लिए मददगार था, और रायगा और बाकियों के लिए तो और भी ज्यादा। पूर्वज रुद्रदेव तुरंत मुरझाए हुए बैंगन की तरह हो गए, बहुत पछताते हुए। यह मेरा मुंह कितना बकवास करता है। मुझे कहना चाहिए था कि ये कचरा है। हाय। राक्षसी क्रिस्टल के अलावा आर्यन ने यह भी देखा कि एक समस्या थी। राक्षसी काले तेंदुओं को मारने से उसे कोई अमर ऊर्जा पॉइंट्स नहीं मिले। क्या यह उनकी राक्षसी फितरत की वजह से है, या फिर उनके शरीर में जो ऊर्जा बहती है वो अमर ऊर्जा ही नहीं है, या ये कोई और ऊंचे स्तर की ऊर्जा है? आर्यन थोड़ा उलझन में था। ये पहली बार था जब उसने किसी बीस्ट को मारकर अमर ऊर्जा नहीं पाई। बेशक उसे नहीं पता था कि ये त्रागन साम्राज्य है और यहाँ के सारे जीव दैविक शक्ति की वजह से राक्षसी हो गए थे। वो शक्ति देवलोक के योद्धाओं की थी, इसलिए इन राक्षसी काले तेंदुओं में स्वाभाविक रूप से कोई भी अमर ऊर्जा नहीं थी, और वो उसके अमर ऊर्जा पॉइंट नहीं बढ़ा सकते थे। लेकिन आर्यन को लग रहा था कि राक्षसी काला तेंदुआ पागलपन की हद तक शक्तिशाली था। भले ही उसने अपने लांस से उसे एक पल में मार दिया, लेकिन उसके हाथ में जो ड्रैगन लांस था वो ड्रैगन लोक का एक सुप्रीम अस्त्र था। इन राक्षसी तेंदुओं को मारना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जब ड्रैगन लांस चोरी हुआ और आर्यन ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे ढूंढा, तो ड्रेको आर्यन से बेहद प्रभावित हो गया था, और अब उसकी असली ताकत धीरे धीरे जाग रही थी। वो चाहता था कि आर्यन शिखर पर पहुंचे। पहले उसके सपने सिर्फ इतने थे कि सुप्रीम अस्त्रों की रैंकिंग में शीर्ष पर रहे। अब बात अलग थी। वो आर्यन को शिखर तक पहुंचाना चाहता था, इसलिए अब उसकी ताकत पहले से पूरी तरह अलग थी। इसके अलावा ये भी था कि अब आर्यन ड्रैगन एम्परर के शरीर से जुड़ चुका था, जिससे उसकी कुछ ड्रैगन शक्ति बढ़ गई थी, और वो ड्रैगन लांस के अंदर की ताकत को भी जगा सकता था। ओह नहीं, आर्यन अपने दिल में चिल्लाया, ये राक्षसी काले तेंदुए बहुत शक्तिशाली है। तो फिर एसेफिरा और रीवा। अचानक आर्यन का दिल सख्त हो गया और उसने तुरंत पूछा, पूर्वज, वो दोनों कहाँ हैं? भले ही पूर्वज रुद्रदेव राक्षसी क्रिस्टल ना खा पाने की वजह से आर्यन से नाराज थे, पर वो ऐसे नाजुक मौके पर मजाक नहीं करते थे। उन्होंने तुरंत कहा, वो दोनों दक्षिणी दिशा में हैं। जल्दी कर, वो अब और नहीं टिक पाएंगी। आर्यन गुस्से में आ गया। उसके कदम बिजली की तरह तेज हो गए और वो तेजी से दौड़ा। एस्फिरा, रीवा, बस थोड़ी देर और टिकी रहना, तुम्हें जरूर टिकना होगा। वो और ज्यादा चिंतित हो रहा था। उसके और एस्फिरा के बीच तय किया गया समय बीत चुका था। उन्हें जरूर लग रहा होगा कि वो मर चुका है। तुम्हें जरूर टिकना होगा। जरूर। आर्यन पागल हो गया, और वो उन राक्षसी काले तेंदुओं को नहीं मार रहा था जो उसकी ओर दौड़ रहे थे। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, और वो थी जल्द से जल्द एस्फिरा और रीवा तक पहुंचना। दक्षिणी दिशा में असुर सागर के ऊपर एस्फिरा हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा कागज की तरह पतला और पीला हो गया था, और उसका शरीर बहुत कमजोर था, लेकिन वो अभी भी रीवा को अपने पीछे बचा रही थी। रीवा को चोट नहीं लगने दे रही थी। हाफ हाफ एस्फिरा हाँफ रही थी और आसपास के राक्षसी काले तेंदुओं को देख रही थी, जो गिद्धों की तरह आसमान में तैरते हुए उन पर नजरें गड़ाए हुए थे। पर वो एस्फिरा से दूरी बनाए हुए थे और कोई हमला नहीं कर रहे थे। एस्फिरा ने कहा, रीवा, तुम्हें जल्दी जाना होगा। मेरी बात याद रखना, झरने के बगल में ही निकास है, तुम्हें वहां से बाहर निकलना होगा। रीवा की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने कहा, लेकिन दीदी, तुम्हारा क्या? मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? एस्फिरा ने उसकी बात का जवाब एक थकी मुस्कान से दिया, मैं वापस जाकर आर्यन को ढूंढूंगी। उसका दिल एक ही ख्वाहिश से भरा था, आर्यन के साथ मरने की, उसके बगल में लेटने की। रीवा ने अपना सिर जोर से हिलाया। उसकी छोटी सी मुट्ठी भींच गई। नहीं, मैं भी रुकूंगी, मुझे भी लड़ने दो। दीदी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। इस बार एस्फिरा की आंखों में सख्ती उतर आई। उसने चिल्लाते हुए कहा, रीवा, मैंने कहा, भागो यहां से। लेकिन एस्फिरा की बात पूरी होने से पहले असुर सागर की सतह अजीब ढंग से कांपने लगी और लाल पानी को चीरते हुए विशालकाय भुजाएं बाहर निकली। एक नहीं, दो नहीं, पूरी 8। वो भुजाएं इतनी मोटी थी कि किसी पेड़ के तने को भी शर्मिंदा कर दे। वे चिपचिपी, चमकती गाढ़ी काली कीचड़ में सनी थी, और हर भुजा पर चूषण के लिए बने भयानक वृत्ताकार मुंह जैसे निशान थे। भुजाओं का आकार बढ़ता गया। वो हवा में लहराते हुए काली बिजली की तरह फड़फड़ाई।
एसफीरा को पता था असुर सागर कोई सुरक्षित जगह नहीं है। वो सिर्फ यहाँ एक मकसद से आई थी कि जैसे ही वो यहाँ पहुंचेंगी, रीवा अपनी अग्निपंख ब्लड लाइन की शक्ति से उड़कर सामने खड़े विशाल पर्वत के झरने से पार चली जाएगी और वो खतरे से बाहर हो जाएगी। लेकिन हकीकत उससे कहीं अधिक भयावह थी। भूमि पर जो खतरे थे, सागर उनसे भी भयानक निकला। जब उसने आकाश को ढकने वाली विशालकाय भुजाओं को नीचे गिरते देखा तो एसफीरा का दिल जैसे थम सा गया। सब खत्म, उसने बेजान निगाहों से सोचा। उसका पूरा शरीर अब जवाब दे चुका था। सागर के भीतर जो जीव थे वो उन राक्षसी काले तेंदुओं से भी कहीं अधिक तेज और शक्तिशाली थे। उनके आगे उसकी हैसियत एक टूटे हुए पत्ते से ज्यादा नहीं थी। आहा, उसने दांत भींचते हुए फिर से खुद को खींचने की कोशिश की और आगे बढ़ने की कोशिश की। मरने से पहले उसकी एक ही इच्छा थी, रीवा को बचाना। और तभी गगन चीरती एक करुण पुकार गूंजी, अग्निपंख ब्लड लाइन। रीवा का समूचा शरीर अचानक शक्तियों से धधक उठा और अगले ही पल उसके शरीर से एक रंग-बिरंगी आभा फूटी। गगन में गूंजते धमाके के साथ रीवा की पीठ पर उसके रंगीन पंख और फैलकर विशाल हो गए। वो पंख अब सैकड़ों मीटर चौड़े थे और उनकी रंगीन आभा बेहद शक्तिशाली थी। रीवा एक नर्म मुस्कान के साथ एसफीरा के सिर के ऊपर आकर मंडराई, अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, दीदी। लेकिन तभी भयानक गर्जना के साथ एक विशाल भुजा रीवा की पीठ पर आ गिरी। रीवा का शरीर सीधे पर्वत की चट्टान से टकराया, उसकी हड्डियों की चटकने की आवाज हवा में गूंजी और मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा। रीवा को ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान उसके ऊपर गिर पड़ा हो। उसी पल सागर की सतह को चीरती एक और विकराल भुजा बाहर निकली और दोबारा कहर बनकर टूट पड़ी। रीवा, जल्दी हटो, एसफीरा ने चिल्लाते हुए चेतावनी दी। लेकिन रीवा बस हल्के से मुस्कुराई। उसके गाल पर एक मासूम सा गड्ढा उभर आया। दीदी, अब मैं भी बड़े भाई के साथ मरना चाहती हूँ, हे। बड़े भाई पहले व्यक्ति थे जो मेरे साथ मिशन पर आए, पहला जिसने मेरा हाथ थामा, पहला जिसने मेरी शक्ति को देखकर मुझे अजीब निगाहों से नहीं आंका, पहला जिसने मुझसे वादा किया कि एक दिन मुझे फूल देगा। उसकी बात अधूरी ही रह गई क्योंकि तभी दूसरी भुजा बिजली बनकर टूटी। रीवा के रंगीन पंखों को चीरती हुई उसे पर्वत की चट्टान में कील की तरह गाड़ गई। उसका नन्हा शरीर झंझना गया, खून उसके होठों से धार की तरह बह निकला। वो हमला करना जानती ही नहीं थी। बचपन से ही वो अपनी भीतर की उस शक्ति से डरती रही थी। अग्निपंख ब्लड लाइन का स्वभाव हमेशा रक्षात्मक था। उसने कभी आक्रमण के लिए इसका प्रयोग नहीं किया। रीवा के दर्द से तड़पते हुए चेहरे को देखकर एसफीरा ने तुरंत उसकी ओर छलांग लगाए। लेकिन उसी पल सागर से एक और पतली सर्पिलाकार भुजा निकली। वो हवा को चीरती हुई आई और एसफीरा के कंधे को क्रूरता से भेदती चली गई। उसका शरीर उस भयावह आघात से उड़कर सीधा रीवा के बगल में चट्टान से जा टकराया। उसके मुंह से काला खून फूट पड़ा। दर्द इतना असहनीय था, उसकी आंखें खूनी लाल हो गई, इतना कि वो मानो बाहर निकलने को आतुर थी। इसी बीच सागर में उफनती लहरों के बीच से एक और विशाल विकराल भुजा फिर से बाहर आए। बिना किसी दया के वो सीधी रीवा पर टूट पड़ी। रीवा का पूरा शरीर जोर से कांप उठा, लेकिन फिर भी अपने टूटे फूटे पंखों से उसने एसफीरा को धके रखा। पंखों का रंग बिरंगा झुंड हवा में तितर बितर हो गया। वे बिखरते हुए हवा में उड़ने लगे जैसे आकाश भी रीवा की वीरता पर रो रहा हो। और तभी दूर किले की गहराइयों से एक भीषण गर्जना फूटी। हा 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 हा, हीन जातिया, तुम सबको मरना होगा। यह आवाज थी त्रागंत किंग की। सागर के ऊपर और तट पर मंडराते राक्षसी काले तेंदुओं की आंखें एकाएक लाल हो उठी और वे उन्मादी होकर दहाड़ने लगे। असुर सागर के भीतर का विकराल राक्षस भी अब पूरी तरह उन्मादी हो गया। त्रागंत किंग की आवाज सुनकर उसमें और भी भयानक शक्ति आ गई थी। रीवा का शरीर लगातार ढीला पड़ता जा रहा था। उसकी सांसें अब इतनी धीमी थी कि कान लगाकर सुनना पड़े। एसफीरा चट्टान से इस तरह जकड़ी हुई थी जैसे कोई टूटी हुई पतंग आखिरी धागे से उलझी हो। उसके अंगों में जरा भी ताकत नहीं बची थी। फिर भी उसने अपनी बुझती पलकों को उठाया और बगल में पड़ी रीवा की ओर देखा। उनकी नजरें मिली, ना डर, ना दर्द, ना हार मानने का कोई मलाल, बल्कि उन दोनों के चेहरे पर एक बेहद हल्की पर बेहद गहरी मुस्कान खिल उठी। एसफीरा के सूखे होंठ कांपे और एक धीमी हंसी उसके जख्मी सीने से निकली। आर्यन, मैं आ गई, तुम्हारे साथ चलने के लिए। रीवा के टूटे हुए पंख अब किसी काम के नहीं रहे थे। वो अपनी पलकों को हल्के से मूंदते हुए धीमे स्वर में बोली, बड़े भाई, रीवा भी आ रही है, हे। वो दोनों पागल थीं, प्यार में पागल, भरोसे में पागल। लेकिन तभी अचानक आकाश चीख उठा, जैसे कोई देवता गुस्से में अपना हाथ झुलसा रहा हो, जैसे सूरज का कोई टुकड़ा पिघलकर धरती पर गिर पड़ा हो। एक धधकती हुई आकृति आग में घिरी, आकाश को चीरती हुई नीचे गिरी। वो शक्ति थी, वो गुस्सा था, वो तबाही थी। आर्यन की दहाड़ फट पड़ी। सालों, बर्बाद कर दूंगा तुम्हें। एसफीरा और रीवा की ऐसी हालत देखकर आर्यन का दिल फटने को था। मार डालो, कुचल डालो, कोई दया नहीं। उसके भीतर कोई फुसफुसा रहा था, नहीं, चीख रहा था। और जब आर्यन दुखी होता था, वो सिर्फ एक ही चीज करता था, मौत बरसाता था। जैसे उसके पंखों में ज्वाला भर गई हो, वो बिजली की तरह झपटा।
दोनों हाथों में उसने ड्रैगन स्लेयर को भींच लिया, इतनी जोर से कि उसकी बाजुओं की नसें बाहर छलक आए। उसने अपनी पूरी शक्ति, पूरा गुस्सा, पूरी कसक उस एक वार में उड़ेल दी। उसका वार आकाश फाड़ता हुआ नीचे टूटा। धड़ाम! असुर सागर से निकली 8 विशाल भुजाएं सिर्फ एक ही वार में चीर दी गई। हरे, बदबूदार, चिपचिपे तरल की धाराएं चारों ओर छूट पड़ी। सागर की गहराइयों से ऐसी दर्दनाक कराह उठी कि खुद समुंदर सहम गया। आर्यन अगले ही पल आवाज के स्रोत पर पहुंचा। बिना एक पल गनवाए वो एक भारी पत्थर की तरह सागर की गहराइयों में उतर गया। असुर सागर में विशाल लहरें उठी, जैसे खुद सागर भी उसकी क्रोधाग्नि से कांप उठा हो। गहराइयों में धुंधले अंधकार के बीच आर्यन ने अपनी आंखें भींचकर उस विकराल राक्षसी जीव को देखा। उसकी दोनों मुठियां भिंच गईं। उसके भीतर बस एक ही भावना थी, सर्वनाश। तेरी तो नस्लें उखाड़ दूंगा। वो दहाड़ा। वो पहले कभी इतना गुस्सा नहीं हुआ था। अगर उसने आज इस आग को नहीं निकाला तो शायद आर्यन खुद ही फट जाता। गरजते हुए आर्यन ने उस पर घूंसे बरसाने शुरू किए, जैसे वो खुद एक चलता फिरता तूफान बन गया हो। हर घूंसा उस राक्षसी जीव की हड्डियों को तोड़ रहा था, उसका मांस फाड़ रहा था। 1380 घूंसे, 3680 घूंसे। मेरी लड़की को छूने की हिम्मत की, अब हिम्मत कर, एक बार फिर छूकर दिखा। आर्यन का पागलपन चरम पर था। वो बिना रुके, बिना थके, घूंसे पे घूंसे बरसाता चला गया। वो विकराल राक्षसी जीव दर्द से कराह रहा था, लेकिन कोई प्रतिकार नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों कटी हुई भुजाएं पानी में फड़फड़ा रही थी और उसका पूरा शरीर टूट टूट कर बिखर रहा था। अब अकड़ दिखा, हरामी! आर्यन चीखा। आधे मिनट के भीतर उसने 10,000 से ज्यादा घूंसे बरसाए। आखिरी बार उसने ऊपर देखा, जीव के सिर पर बची आखिरी हल्की चमक भी मुरझाने लगी थी। आर्यन ने अपनी बाहों को जोड़कर एक तिरछी मुद्रा बनाई और दहाड़ते हुए कहा, अब जा नरक में। उसके दोनों हाथों का हमला इतना विकराल था कि पूरा सागर थरथरा उठा। अंततः उस राक्षसी जीव का जीवन खत्म हो गया। उसका विशाल शरीर उलट गया और वो वहीं मर गया। आर्यन के इन पागल घूंसों ने उसे पूरी तरह चूर चूर कर दिया था। इतनी विकराल शक्ति के सामने वो एक पल भी नहीं टिक सका। उसी पल सिस्टम की आवाज गूंज उठी, बधाई हो आर्यन, तुमने राक्षसी क्रैन को मारा है। तुम्हें 1900 एक्सपी पॉइंट्स, 0 अमर ऊर्जा पॉइंट और 1 अमर मूल्य मिला है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें एक लेवल 2 का राक्षसी क्रिस्टल मिला है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें राक्षसी क्रैन ब्लडलाइन मिली है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें राक्षसी क्रैन की मूल शक्ति मिली है। क्या तुम इसे अवशोषित करना चाहते हो? सिस्टम में एक के बाद एक सूचनाएं आती रही। राक्षसी काले तेंदुए के शरीर में जो क्रिस्टल था वो एक लेवल 1 का राक्षसी क्रिस्टल था, पर यह राक्षसी क्रैन एक उच्च श्रेणी का राक्षसी जीव था और इसके भीतर का क्रिस्टल लेवल 2 का था। इसकी शक्ति लेवल 1 के क्रिस्टल की तुलना में 3 गुना अधिक थी। पूर्वज रुद्रदेव ने ललचाए निगाहों से सब कुछ देखा, पर वो हिले तक नहीं। आर्यन को फिलहाल मिले इनामों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। उसके सीने में बस एक ही आग धधक रही थी, बदला लेने की, उन राक्षसी काले तेंदुओं का सफाया करने की जिन्होंने एसफीरा और रीवा को बुरी तरह कुचला था। आर्यन की आंखों में जो खून और वहशीपन उतर आया था, उससे उसका खूनी दिल मार्ग जाग उठा। खूनी दिल की हत्या की भावना इतनी गहरी थी कि उसे महसूस कर बाहर मौजूद राक्षसी तेंदुए भी घबराए बिना नहीं रह सके। उनकी गरजती ग्रीवा में से एक दबी दबी डर भरी गुर्राहट फूटी। वो डरे हुए थे, आर्यन के शरीर से निकलती भीषण आक्रोश और मारक ऊर्जा से। आर्यन बिजली की गति से सागर से बाहर निकला और चट्टानों पर निरा पड़ी रीवा और एस्फिरा के पास गया। कुछ हीलिंग पिल्स उनके मुंह में डाली और बिना किसी भाव के कहा, चिंता मत करो, जब तक मैं हूं कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता। ये शब्द हवा में गूंजे जैसे कोई शपथ हो। अगला एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल एडिशन को और हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले एपिसोड में।